नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। रशिया ने यूक्रेन पर 24 फरवरी अल सुबह हमला कर दिया और लगभग 24 घंटे के समय में ही रशियन आर्मीज यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई हैं। कीव के आउटस्कर्ट्स पर आर्मीज अभी हैं एज ऑफ राइट नाउ, जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 फरवरी को मॉर्निंग में। तो आखिर ये कैसे हुआ, क्या प्रोग्रेस रही, किस तरह से रशियन आर्मीज ने प्रोग्रेस किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। तो देखिए, कल यानी कि 24 फरवरी की सुबह से ही रशियन सिटीज पर हमले शुरू हो गए थे और पुतिन ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और एज ऑफ राइट नाउ कीव के आसपास लड़ाई चल रही है और हो सकता है कि जब आप ये लेक्चर देख रहे हो तब तक यूक्रेनियन कैपिटल रशियन आर्मी के हाथ में आ चुका हो। तो 24 फरवरी को ये मिलिट्री ऑफेंसिव इन्होंने स्टार्ट किया। इसकी तैयारी तो काफी लंबे समय से चल रही थी। यूक्रेन के बॉर्डर पर रशिया ने अपनी आर्मीज को काफी समय से तैनात कर रखा था। यूक्रेनियन एयर बेसिस और मिलिट्री डिपोज पर सबसे पहले हमला किया गया। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद ने यह स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने सबसे पहला हमला ही यूक्रेन के मिलिट्री एयर बेसिस पर किया है और उनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है और एयर डिफेंस रेडार्स और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को सबसे पहले नेस्तनाबूद किया गया। लड़ाई की शुरुआत वैसे 2 दिन पहले ही हो गई थी, जब रशियन आर्मीज लुहांस्क और दोनेत्स्क रिपब्लिक में एंटर कर गई थी एज पीस कीपिंग फोर्सेस। अब ये पूरी लड़ाई का बिल्डअप क्या था, क्यों रशिया हमला कर रहा है यूक्रेन पर, इससे संबंधित मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप इसे देखिए, आधे घंटे का वीडियो है। अच्छे से आपको समझ में आएगा कि रशिया यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। इस लेक्चर में मेनली मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 24 घंटे में क्या घटनाक्रम चला है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। रविवार को सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है। तो रशिया अपना कॉम्बैट चला रहा है और हम यहां पर अपना अल्ट्रा कॉम्बैट चलाएंगे। अल्ट्रा कॉम्बैट क्या है? ये सबसे बड़ा कॉम्बैट है अभी तक का इस साल का। इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। बहुत सारी स्कॉलरशिप है और अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं, जैसे कि मैकबुक लैपटॉप, आईपैड, सैमसंग टैब्स, डेल लैपटॉप एंड 1000 Amazon वाउचर्स। यू कैन विन देम इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन कॉम्बैट एंड गेट अ गुड रैंक। तो अच्छे से रैंक्स लेकर आइए, अपनी तैयारी को भी आंकिए। लाखों एस्पिरेंट्स में कहां पर स्टैंड करते हैं। तो कॉम्बैट आपको यह भी बता देगा कि 2022 प्रीलिम्स के लिए आप कितने पानी में हैं। कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है, उसमें अभी एनरोल कर लीजिए। अब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कैसे शुरू किया? 24 फरवरी को सुबह 6 बजे के करीब रशियन टाइम के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने यह अनाउंस किया कि हम यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। अनाउंस कर दिया पूरी दुनिया के सामने दैट वी आर इन्वेडिंग यूक्रेन। तो इन्होंने पिछले 1 साल से अपनी मिलिट्री का बिल्डअप कर रखा था पूरे यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास और कई शहरों पर सुबह सुबह मिसाइल्स के हमले शुरू हो जाते हैं। युद्ध के पहले ही दिन 68 यूक्रेनियन लोगों की मौत हो गई, ये जानकारी यूक्रेन सरकार ने दी। और इन्होंने क्लेम किया है कि हमने लगभग 50 रशियंस को भी मार दिया है, 50 रशियन सोल्जर्स जिन्हें ये ऑक्यूपायर्स कह रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की मिलिट्री का एक प्लेन मार गिराया रशिया ने और यूक्रेन ने दावा किया कि हमने 5 हेलीकॉप्टर रशिया के मार गिराए हैं। आज के समय में युद्ध में इतनी सारी जानकारियां होती है अवेलेबल कि हो सकता है कि ये आंकड़े अपडेट हो, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ जो यूक्रेन और रशिया की सरकारी मिनिस्ट्रीज या एजेंसीज ने आंकड़े दिए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल के लेक्चर में एक टर्म मुझे आपके साथ डिस्कस करना था जो मैं भूल गया, वो था फिनलैंडाइजेशन। तो कोल्ड वॉर के समय में फिनलैंड जो देश है ये कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बना। तो फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश ये रशिया और पश्चिमी देशों के बीच में एक बफर का काम करते थे। रशिया कुछ ऐसा ही एग्रीमेंट यूक्रेन और बेलारूस के साथ चाहता है, लेकिन यूएस और अन्य पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिनलैंडाइजेशन टर्म आपसे पूछा जाए कभी तो इसका मतलब ये होता है, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू। 23 फरवरी को रशियन आर्मीज लुहांस्क और दोनेत्स्क क्षेत्रों में एंटर कर जाती हैं और ये दोनों देश रशिया ने एक दिन पहले ही रिकॉग्नाइज किया था इन्हें एज ऑफिशियल इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो इनमें अपनी आर्मी भेजकर रशिया ने यह इंश्योर कर लिया कि अब हम आसानी से यूक्रेन की टेरिटरी में आगे भी जा सकते हैं। पश्चिमी देशों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप लुहांस्क और दोनेत्स्क में भी आर्मी भेज रहे हैं तो ये यूक्रेन की धरती पर एक हमला है। हालांकि बोला ये सब कुछ, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सैंक्शंस। वेस्टर्न कंट्रीज और जापान ने रशियन बैंक्स पर सैंक्शंस लगाए हैं। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सैंक्शंस रशिया के खिलाफ काम क्यों नहीं करते, 2014 में भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, फिर भी रशिया लाइन पर क्यों नहीं आता है, तो आप अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट में बताना। आज शाम को मैं इस पर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो। 24 फरवरी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम आर्मी भेज रहे हैं यूक्रेन में और कई सारे टैंक्स और मिलिट्री ट्रक्स यूक्रेन के शहरों की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। इनके फोटोज यूक्रेनियन नागरिकों ने खींचकर सोशल मीडिया पर डाले थे। बहुत सारे ऐसे फोटोज हमें देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती हमले मारियुपोल नाम के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी पर किए गए। यहां दोनेत्स्क से आर्मीज को आसानी से यहां भेज दिया गया। बाय द वे, दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र बहुत बड़े हैं। ये पूरे स्टेट
अभी रशिया के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ द रीजन इज अंडर सेपरेटिस्ट और रशियन कंट्रोल। बाकी का दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र जो है वो इंडिपेंडेंट है, यूक्रेन के अधीन है। लेकिन इसी में जो ये मारियोपोल शहर है, इस पर हमेशा से खतरा था और सबसे पहले इसी पर हमला होता है। उसके अलावा रशिया की आप ट्रूप डिप्लॉयमेंट देखिए तो पिछले कई हफ्तों से रशिया ने न केवल अपने और यूक्रेन के बॉर्डर पर बल्कि बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी फौज तैनात कर रखी थी। ये जो लाल रंग में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे रशियन मिलिट्री यूनिट्स हैं जो पिछले एक साल से यहां पर तैनात किए गए हैं। ये वाला जो रीजन है ये तो ऑलमोस्ट इन्हीं का है, क्राइमिया भी रशिया का ही है, तो यहां पर भी इनके बड़े बड़े मिलिट्री बेस हैं। तो यूक्रेन चारों तरफ से, तीन तरफ से घिरा हुआ था। आप देख सकते हैं बेलारूस, यहां पर रशिया, तो नॉर्थ, इधर ईस्ट और यहां पर साउथ, हर तरफ से आक्रमण होने की पूरी संभावना थी और ऐसा ही हुआ। रशिया हैज बिन वेरी स्विफ्ट एंड फास्ट विद इट्स अटैक। कई हफ्तों से इनकी प्लानिंग चल रही थी और इनकी प्लानिंग टू द टी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले मिलिट्री कमांड सेंटर्स जो यूक्रेन के हैं उन पर हमला किया। खार्किव नाम का एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पर, ये खार्किव सिटी है, बॉर्डर के पास है। इट्स सिटी ऑफ 15 लाख पॉपुलेशन। इस पर मिसाइल से हमले किए गए, कई शहरों पर मिसाइल से हमले हुए, मारियोपोल पे, खार्किव पे, किएव पे। इन मिसाइल हमलों से यह आश्वस्त कर दिया गया कि यूक्रेन की आर्मी और एयरफोर्स रशियन आर्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। तो इन्होंने मिसाइल हमलों से सबसे पहले रशिया ने मेजर सिटीज में मिलिट्री कमांड सेंटर्स, एयर बेसिस, इन सबको तबाह कर दिया। तो यूक्रेन एयरफोर्स इज ऑलमोस्ट नलिफाइड। चंद घंटों में यूक्रेन की एयरफोर्स बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। और साथ ही साथ मिलिट्री कमांड सेंटर्स पर हमला करने से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, आपस में तालमेल नहीं हो सकता। अब एक देश के एक बॉर्डर पर एक जगह से हमला हो तो फिर भी वो संभाल सकता है, बट रशिया ने बेलारूस वाले बॉर्डर से, यहाँ खार्किव की तरफ से और ईस्टर्न तरफ से डोनेट्स्क लुहांस्क वाली साइड पर और इधर क्राइमिया से भी हमला किया है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 4 तरफ से बड़े बड़े मेजर फ्रंट्स बनाए गए हैं। एज ऑफ 25 फरवरी मॉर्निंग जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था तो किएव जो कि उनका कैपिटल है उसके आउटस्कर्ट्स पर रशियन आर्मी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये वॉर फ्रंट को बता रहे हैं, तो ये इनका ग्राउंड इन्वेजन है, ठीक है। तो जो ग्राउंड आर्मीज हैं वो यहां तक पहुंच चुकी है और धीरे धीरे ये, मेरे ख्याल से, मेरा आकलन है कि पूरे ईस्टर्न यूक्रेन को कट ऑफ कर देंगे और हो सकता है कि सेंट्रल यूक्रेन भी रशिया के कब्जे में चला जाए केवल 1 या 2 दिन में, ऐसा मेरा आकलन है। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मिसाइल हमलों से बड़े बड़े एयर बेसिस को, एयरपोर्ट्स को जीरो कर दो, नलिफाई कर दो, ताकि एयरफोर्स उनका इस्तेमाल ना कर सके। कई सारे मिसाइल सिविलियन सेंटर में भी गिरे हैं, कई लोगों की भी मौत हुई है। हालांकि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात स्पेसिफिकली कही है कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिविलियंस में डर का माहौल है। इन हमलों से सिटीजन्स, आम सिविलियंस इतने डर चुके थे कि किएव जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम लग गया। सब शहर छोड़कर गांव की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो शहरों में जब बम गिरता है तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। गांव वगैरह में अगर आप रह रहे हैं, खेत पर, फार्म हाउसेस पर, तो वहां पर बचने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन हर किसी के पास ये सुविधा नहीं है कि वो कहीं और जा सके, गांव में अपने रिश्तेदारों के घर रह सके। तो किएव में तो ट्रैफिक जाम हो गया। उसके बाद इस तरह की फोटोज भी हमें देखने को मिली जहां पर जो मेट्रो स्टेशन है अंडरग्राउंड, वहां पर बम का असर नहीं होता है। तो इन मेट्रो स्टेशन में लोगों को रखा जा रहा है सेफ्टी के लिए, नॉट जस्ट इन किएव बट इवन इन सिटीज लाइक खार्किव, जिन शहरों ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस तरह के सीन देखे थे कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रात गुजारनी पड़ रही है, रहना पड़ रहा है, वो सीन फिर से यूरोप में लौट आए हैं। ये एक गूगल मैप्स का लाइव ट्रैफिक अपडेट मैं आपको दिखाता हूं कल का। ये किएव का स्क्रीनशॉट है जिसमें देखिए किएव से बाहर जाने वाले सभी हाईवेज, रिंग रोड्स वगैरह आप देखिए पूरी तरह से जाम है, ये रेड हो रखा है। अब देखो भारत के जो लोग हैं वो कहेंगे कि अरे तो रोज ही रेड होता है हमारे शहरों में, तो देखो यूरोप में रेड नहीं होता है, हमारे यहाँ पर रेड होता है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। यूरोप के इन शहरों में आबादी कम है, तो यहां पर मोस्टली ग्रीन या ऑरेंज कलर का ही आपको ट्रैफिक अपडेट नजर आएगा। तो रशिया की स्ट्रैटेजी ये रही है कि यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को सबसे पहले अटैक करो। मारियोपोल जो कि यहां पर सी ऑफ एजोव के किनारे स्थित है, ये यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, यहां से व्यापार होता है, ट्रेड होता है, इस पर सबसे पहले हमला किया गया। ओडेसा, इनके सबसे पुराने और कल्चरली इंपॉर्टेंट शहरों में से एक, ओडेसा पर हमला किया। इनफैक्ट ओडेसा में यूके का एक मिलिट्री बेस भी है। अभी उसकी स्थिति क्या है एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, यूके गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन डेफिनेटली आज या कल में यहां पर भी आपको लड़ाई की खबरें आ जाएगी कि यूके के एयरबेस पर या मिलिट्री बेस पर रशियन आर्मीज हमला कर सकती हैं। ओके, सो दे हैव अटैक्ड इंपॉर्टेंट सिटीज, ओडेसा, मारियोपोल, और बेलारूस की तरफ से भी हमले किए गए। और याद रखिए कि क्राइमिया में ऑलरेडी सेवास्टोपोल में रशिया का बहुत बड़ा नेवल बेस है जिसके माध्यम से यह हमला करना आसान है। सो दे हैव पुश्ड फ्रॉम द सदर्न पार्ट एज वेल एज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। एज ऑफ 25 फरवरी मॉर्निंग इन सभी रशियन सिटीज में जो आपको लाल कलर के सर्कल्स में नजर आ रहे हैं, इन सब में बम धमाकों की आवाज आई है। अब ये बम धमाके क्या हैं? ये मिसाइल्स या फिर एयरप्लेन से गिराए जा रहे बम हैं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट शहर जैसे कि खार्किव, किएव, ओडेसा, मारियोपोल, इन सभी में बम धमाकों की खबरें आ रही है और रशियन आर्मीज इनको एनसर्कल करने की कवायद में है।
24 फरवरी की रात को भारतीय समय अनुसार रशियन आर्मी बेलारूस का बॉर्डर क्रॉस करके चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहुंच गई थी। ये वही चेर्नोबिल प्लांट है जहां पर 1986 में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था। तब ये पावर प्लांट सोवियत यूनियन के अधीन था, अब फिर से सोवियत यूनियन के कब्जे में आ चुका है। तो यहां पर भी काफी फियर्स फाइटिंग हुई थी, लेकिन फाइनली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से उसी देश के हाथ में चला गया है जहां पर 1986 की घटना हुई थी। मैप में आप स्थिति को और स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे। देखिए, बेलारूस के बॉर्डर के पास में ही स्थित है चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इससे केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कीव। तो इस रास्ते से अब रशियन आर्मीज आगे बढ़ रही हैं, और कीव शहर के आसपास जो छोटी छोटी नदियां हैं उन पर कई सारे ब्रिजेस हैं, खास करके यहां पर कुछ ब्रिजेस हैं, इन्हें पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि रशियन आर्मी कीव शहर पर तेजी से मार्च ना कर सके। तो यही स्ट्रैटेजी कई शहरों में अपनाई जा रही है। इस तरह की पॉलिसी को, जहां आप अपने ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ते हुए पीछे हट जाते हैं, इसे कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ। और एक बात बता दूं, रशियंस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का पालन सोवियत यूनियन ने ही किया था जर्मनी से बचने के लिए। तो यूक्रेन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कई सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद 1 या 2 दिन में ऑलमोस्ट पूरा यूक्रेन रशिया के कब्जे में आ जाएगा। आगे रशिया क्या करता है ये देखने लायक होगा। पपेट गवर्नमेंट खड़ी करी जाती है या फिर इसे रशिया में शामिल कर लिया जाता है, दैट इज येट टू बी सीन। बट फिलहाल के लिए यूक्रेन की सरकार लड़ रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, कह रही है कि हमारी मदद करो, लेकिन यूक्रेन की आर्मी पूरी तरह से विफल रही है। अब यूक्रेन रशिया को रोकने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक इवेंट्स करना चाह रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने टर्की को रिक्वेस्ट करी है कि आप स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस और डार्डेनेल्स को ब्लॉक कर दो, ताकि रशियन नेवी या रशियन कमर्शियल शिप्स यहां ब्लैक सी से होते हुए मेडिटेरेनियन को एक्सेस ना कर सकें। तो ऐसा है कि टर्की ने 1936 में एक समझौता किया था, मॉन्ट्री कन्वेंशन, जिसके तहत टर्की को यह पावर दी गई थी कि अगर युद्ध के समय वो चाहे तो इन डार्डेनेल्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर सकती है। वैसे आमतौर पर टर्की ब्लॉक करता नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड यहां से चलता है कई देशों का, बट इट कैन डू सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, या फिर वॉरशिप्स यानी कि नेवी के जहाजों को यहां पर क्रॉस करने से रोका जा सकता है। तो यूक्रेन ने रिक्वेस्ट करी है कि देखो युद्ध की स्थिति है तो आप ब्लॉक कर दो, रशिया के किसी भी जहाज को इन्हें क्रॉस मत करने दो। रशिया ने भी अपनी तरफ से सी ऑफ एजोव में सारा कमर्शियल ट्रैफिक रोक दिया है, तो इसीलिए ना तो अब मारियोपोल में कोई जहाज आ सकता है ना जा सकता है यूक्रेन। इवन रशिया के जहाज भी यहां पर नहीं जा सकते, उसकी भी तटरेखा है सी ऑफ एजोव में। तो अभी कमर्शियल ट्रैफिक जो है वो काफी हद तक यहां पर ब्लॉक्ड है। यूक्रेन और रशिया दोनों के इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स इस एरिया में स्थित हैं। अभी यहां पर कमर्शियल ट्रैफिक जो है काफी हफ्तों तक ब्लॉक रहने वाला है, और कर्च स्टेट को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यहां पर यूक्रेन की सरकार ने कल अपना एयर स्पेस भी पूरी तरह से बंद कर दिया, बिकॉज देयर आर रशियन एयरफोर्स जेट्स जो बम गिरा रहे हैं यूक्रेनियन सिटीज में। तो ऐसे में कोई भी कमर्शियल एयरलाइन इस एरिया में अब यूक्रेन के ऊपर फ्लाई नहीं कर रही है। कल एयर इंडिया की भी एक फ्लाइट जा रही थी कीव, उसे भी वापस रास्ते से लौटा दिया गया। और रशिया ने भी यूक्रेन के बॉर्डर एरिया में, यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसमें कमर्शियल फ्लाइट्स को रोक दिया है। तो कोई भी कमर्शियल फ्लाइट अभी इस पूरे क्षेत्र में फ्लाई नहीं कर रही है, और रशिया ने ये बैन 2 मार्च तक लगाया है। तो इसका मतलब आप सोच लो, रशिया को पता है कि 3-4 दिन में हम युद्ध को खत्म कर देंगे। तो फिलहाल यूक्रेन में ये अपडेट्स हैं। फ्यूचर में भी जो अपडेट्स आएंगे मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब एक आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि दुनिया क्या कर रही है। तो देखो, दुनिया लिटरली कुछ नहीं कर रही है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना तो हम अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजने वाले हैं, बिल्कुल साफ मना कर दिया उन्होंने। देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक भी यूएस सोल्जर यूक्रेन की धरती पर नहीं जाएगा। स्विफ्ट बैन लगाने से भी मना कर दिया। अगर आप जानना चाहते हो कि स्विफ्ट सिस्टम कैसे चलता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। तीसरी चीज, करेंगे क्या? तो केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस। तो कुछ दिन पहले भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, और फिर से और इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पर लगाए गए हैं। दैट्स ऑल द यूएस इज डूइंग। सेम चीज यूके भी कर रहा है, मोर और लेस यही काम करा जा रहा है। जर्मनी, यूके, सारे पश्चिमी देश केवल इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं। हाँ, कुछ फुटबॉल मैचेस को उन्होंने कैंसिल कर दिया है सेंट पीटर्सबर्ग में, एज इफ दैट इज गोना हर्ट रशिया। तो अभी मोर और लेस वर्ल्ड कुछ नहीं कर रहा है। आज सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी कहा। इन्होंने कहा कि मॉरल सपोर्ट हमें दुनिया भर से बहुत मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी नहीं खड़ा है। वी हैव बीन लेफ्ट अलोन टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और ये बात बिल्कुल सच है। अब नेटो क्या कर सकता है? देखो, नेटो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहेगा। कारण बताता हूं कि आज यूक्रेन है, 2 महीने बाद इट कुड बी रोमानिया, इट कुड बी पोलैंड, इट कुड बी हंगरी। पूरे सेंट्रल यूरोप को खतरा है। रशिया पहले ही बोल चुका है दिसंबर 2021 में कि नेटो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से पीछे हट जाए। ये सारी मिसाइल्स और जो एयर बेसिस इन्होंने बना रखे हैं इन बाल्टिक कंट्रीज में, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में, इन्हें हटा दिया जाए। तो हो सकता है कि रशिया अगले साल या कुछ हफ्तों बाद या प्रोबेबली कुछ महीनों बाद इस एरिया पर और ज्यादा आक्रामक हो जाए। तो ऐसे में नेटो को यहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तो करना होगा। अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है, मान लो कि ये पोलैंड पर अटैक करने की सोच लेता है रशिया,
तो फिर नेटो को बाय ट्रीटी ऑब्लिगेशन लड़ाई में उतरना होगा, क्योंकि पोलैंड नेटो का हिस्सा है, बाल्टिक कंट्रीज नेटो का हिस्सा है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, अगर अगला हमला होगा तो बाल्टिक कंट्रीज पर ही होगा, क्योंकि दीज आर स्मॉलर कंट्रीज और रशिया इनसे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, पोलैंड से इतना अटैच नहीं है। इनको तो रशिया आज भी यही कहता है कि ये तो हमारे अखंड रशिया का हिस्सा है, तो इनको हमें शामिल करना है फिर से। तो इन कंट्रीज पर अगर रशिया ने हमला किया तो नेटो ऑब्लिगेटेड है, नेटो की ये संधि है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो वो सभी देशों के लिए उस पर हमला माना जाएगा। देन दे विल बी फोर्स्ड टू फाइट रशिया। भारत का इस सब पर क्या कहना है ये भी जान लो। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना बयान दिया है। भारत ने ना तो रशिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया, हमने बस इतना कहा कि डी एस्केलेशन हो, इमीडिएट डी एस्केलेशन, यानी कि युद्ध के लिए जो तनाव बना है या फिर युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, इसको डी एस्केलेट किया जाए और दोनों देशों के सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाए। तो हमने आउटराइट रशिया की आलोचना नहीं करी है, हमने सीधे तौर पर रशिया को बुरा भला नहीं कहा है जैसे कि पश्चिमी देश कह रहे हैं। हमने ना तो रशिया के फेवर में कुछ कहा, ना ही अगेंस्ट कुछ कहा है। लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टी शुड बी फुल्ली टेकन इनटू अकाउंट। तो ये भारत का स्टेटमेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स से आप लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इफ यू हैव अ प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल की क्लासेस भी यहां पर आपको मिल जाएंगी। इन सभी सब्सक्रिप्शंस में जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको अभी 10,000 और 5,000 ऑफ मिलेगा if you are getting these courses right now. तो 10,000 on Iconic and 5,000 on Plus combo courses is the discount only for today. If you are using this code, इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अभी शुरुआत की 2-3 क्लासेस हुई हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स लिंक नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यूपीएससी 2022 के लिए आप हिस्ट्री को नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन डू ज्वाइन दिस सीरीज। हमारे नए बैचेस आज से चालू हो रहे हैं, यू कैन ज्वाइन देम। कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, कोर्सेज से रिगार्डिंग या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट यहां पर आपको दिख रहे हैं, 1-on-1 मेंटरशिप इसका फायदा है। ईएमआई पर सभी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। प्रीलिम्स और सीसैट की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिए, एंड देयर आर सम अदर टेस्ट सीरीज एज वेल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।